Good morning to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic reforms in agriculture sector. इसमें फर्स्ट जो रिफॉर्म्स है टेक्निकल रिफॉर्म्स वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. देन सेकंड रिफॉर्म्स इज लैंड रिफॉर्म्स. दीज आर आल्सो कॉल्ड द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका. इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स अप्लाई किए गए थे, यानी जिसके कारण जिसका रिजल्ट क्या निकला था, ग्रीन रिवॉल्यूशन इसका रिजल्ट निकला था. तो इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स अप्लाई किए गए थे. एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. फर्स्ट जो रिफॉर्म्स था वो था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज कौन थे? जमींदार. यानी वो आर द इंटरमीडियरीज बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टिलर्स ऑफ द सोइल. दीज आर कॉल्ड द ओनर्स ऑफ द सोइल या जमींदार. यानी जमींदारी सिस्टम का एबोलाइज कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया. ताकि ये किस लिए किया गया था? टू यानी डिक्रीज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द टिलर्स ऑफ द सोइल्स बाय द ओनर्स ऑफ द सोइल्स या जमींदार. यानी जमींदारों के द्वारा जो टिलर्स, जो बंधुआ मजदूर थे, उनका जो शोषण किया जाता था उसको रोकने के लिए इस प्रकार का स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया. और जमींदारों को उतनी ही लैंड प्रोवाइड की गई जो एक्चुअल उनकी थी, और बाकी जो सरप्लस लैंड है वो टिलर्स को प्रोवाइड की गई है, जो एक्चुअल उसके ओनर थे उन्हीं को प्रोवाइड की गई. देन सेकंड रिफॉर्म्स इज रेगुलेशन ऑफ रेंट. पहले क्या था? जो ओनर्स था, यानी दीज वाज फ्री टू take their share as well as they wishes. It means the owners of the soils were also interested to increase their share of the production. These are yani they are not interested to increase the production in agriculture sector. So the tillers of the soils were exploited by the owners of the soils. So after the independence, after the 5-year planning, the rental value also decided by the government and these are not exceed 1/3 of the total output. यानी टोटल जो रेंटल वैल्यू डिसाइड की गई, यानी वो टोटल आउटपुट का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यानी जो टीलर्स है वो केवल 1/3 पार्ट ही ओनर्स को प्रोवाइड करेंगे. इसके बाद ताकि जो टीलर्स है उनका एक्सप्लॉइटेशन रोका जा सके. नेक्स्ट जो रिफॉर्म्स अप्लाई किया गया इसमें कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग. कंसोलिडेशन जिसको चकबंदी कहा जाता है. कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग क्या होती है? इन विच यानी जिसमें कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन विच द लार्ज साइज लैंड प्रोवाइडेड टू द फार्मर एट द वन प्लेस इन रिप्लेसमेंट ऑफ देयर स्कैटर्ड एंड स्मॉल होल्डिंग लैंड. यानी उन खेतों के बजाय जो किसानों के, जैसे सपोज करें किसी किसान के पास 20 एकड़ जमीन है, 20 हेक्टेयर जमीन है, तो लेकिन वो टुकड़ों में बिखरी हुई है. यानी कहीं पर 2 एकड़ है, कहीं पर 4 एकड़ है, कहीं पर 1 एकड़ है. तो इस तरह से टुकड़ों में बिखरी हुई जमीन पर वो टेक्निकल रिफॉर्म्स अप्लाई नहीं कर सकता था. इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग की पॉलिसी अप्लाई की गई. यानी जिसमें किसानों को उतना प्रोवाइड किया गया, यानी अगर जितना पॉसिबल हो सका उन्हें एक ही जगह पर ये जमीन प्रोवाइड की गई उनके बिखरे हुए खेतों के स्थान पर. तो इसका फायदा क्या हुआ कि इससे किसान उसमें इरिगेशन फैसिलिटी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई करके अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज कर सकता था. और लगभग 2004 तक 1634 हेक्टेयर लैंड का कंसोलिडेशन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया. तो इससे क्या हुआ कि जो किसानों के यानी जो खेत थे जो टुकड़ों में बिखरे हुए थे वो उन्हें एक ही जगह पर प्रोवाइड कर दिए गए ताकि वो एज ए मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन के जो सोर्सेज हैं वो अप्लाई कर सके. द नेक्स्ट इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग. सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग क्या होती है? यानी इट शोज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लैंड टू द ओनर्स ऑफ द सोइल या इंडिविजुअल पर्सन. यानी एक व्यक्ति के पास जैसे मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर दी गई, लैंड साइज की मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर दी गई कि जैसे सपोज करें कि एक व्यक्ति के पास 20 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए. तो इससे ज्यादा जिसके पास भी जमीन थी, द सरप्लस लैंड ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द लैंडलेस लेबर्स. यानी इसके बाद जो जमीन बची वो जो जिसके पास जमीन नहीं थी उनको प्रोवाइड किए गए सरप्लस, यानी जो लैंडलेस लेबर्स थे, जमीन रहित जो किसान थे उनको प्रोवाइड की गई ताकि वो अपनी आजीविका कमा सके. इसलिए सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग पॉलिसी ऑल्सो अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट. मैक्सिमम लिमिट ऑफ द लैंड होल्डिंग दीज आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. देन लास्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग. कोऑपरेटिव यानी मिलकर खेती करना. यानी टू इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर इन द फार्मर,
द कोऑपरेटिव फार्मिंग ऑल्सो प्रमोट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें क्या होता था, जैसे मान लो जिस किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे 5 या 6 किसान मिलकर आपस में ऐसे खेती करने लगे और इसके बाद यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया गया। यानी वो आपस में मिलकर लोअर प्राइसेस पर इनपुट्स परचेज करते और हायर प्राइसेस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते। इससे सभी किसानों को फायदा हुआ, बेनिफिट प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार के जो रिफॉर्म्स है वो लैंड रिफॉर्म्स या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में अप्लाई किए गए, जो हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफी बेनिफिशियल थे। इसके बाद थर्ड जो रिफॉर्म्स अप्लाई किया गया वो था जनरल रिफॉर्म्स। इसमें इनके अलावा जो रिफॉर्म्स बच गए वो सारे इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी यानी हमारे देश में 1947 तक लगभग 70% लैंड पर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी, यानी जिसमें मेजर और जो माइनर प्रोजेक्ट हैं वो अप्लाई किए गए। अब हमारे देश में यानी आफ्टर द अग्रेरियन रिफॉर्म्स द एक्सपेंशन ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटी दीज आर इंक्रीज्ड बाय 17% टू 45%। यानी क्योंकि इससे पहले हमारे देश में मोस्टली जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, दीज आर डिपेंड्स ऑन रेनफॉल एंड बैड रेनफॉल मींस बैड हार्वेस्ट एंड गुड रेनफॉल मींस गुड हार्वेस्ट। लेकिन बाद में अनेक प्रकार के माइनर और मेजर प्रोजेक्ट चलाए गए एज ए इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, सिंचाई के लिए, जिसमें ट्यूबवेल्स वगैरह, स्प्रिंग वेल वगैरह ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। तो अब हमारे देश में ये इरिगेशन का जो एक्सपेंशन हुआ है वो 17% से 45% हुआ है, जो काफी बेनिफिशियल है फार्मर के लिए, ताकि उन्हें मॉनसून पर डिपेंड ना रहना पड़े और अपनी इरिगेशन फैसिलिटी के द्वारा वो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कर सके। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। यानी 1947 तक हमारे देश में लगभग 93% जो क्रेडिट थी वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी, जैसे मनी लैंडर्स है, ट्रेडर्स है, जमींदार हैं, इनके द्वारा। यानी दे प्रोवाइड लोन टू द फार्मर एट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट आफ्टर द 5-year plans, many cooperative societies, land development bank, rural regional bank are also established by the government to provide credit to the small और marginal farmer। सभी प्रकार की क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए अनेक प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टेब्लिश की गई। इसके साथ साथ 1949 में आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक, the 75% credit also provided by the commercial bank in the rural sector। और इसके बाद 1982 में यानी जब नाबार्ड से एस्टेब्लिश किया गया, तो उसके बाद जो क्रेडिट फैसिलिटी है उनका बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, बिकॉज द नाबार्ड इज द अपेक्स क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन द रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में सबसे बड़ा जो सर्वोच्च बैंक कहा जाता है वो नाबार्ड, और इसके एस्टेब्लिशमेंट के बाद क्रेडिट फैसिलिटी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड की जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। इसके बाद जो रिफॉर्म्स अप्लाई किया गया, रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज या वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। यानी पहले डिस्ट्रेस सेल के लिए किसानों को बाध्य होना पड़ता था। डिस्ट्रेस सेल क्या होती है, यानी आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप या एग्रीकल्चर मार्केटिंग, द फार्मर सेल देयर प्रोडक्ट एट द लोअर प्राइस टू द मनी लेंडर्स या ट्रेडर्स। इनको काफी कम रेट पर काफी कम प्राइसेस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता था लोन पे करने के लिए। लेकिन बाद में यानी इसको अवॉइड किया गया, बाद में एक रेगुलेटेड मार्केट एस्टेब्लिश किया गया जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को एज ए हाई प्राइसेस पर सेल कर सकते थे। सो द रेगुलेटेड मार्केट ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स वेयर
द फार्मर कैन सेल देयर प्रोडक्ट, यानी वी हैव द फार्मर कैन सेल देयर प्रोडक्ट एट द हायर प्राइसेस, अट्रैक्टिव प्राइसेस, और इसके लिए कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में फार्मर, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं, यानी जिनका काम ये देखना है कि किसानों को प्रॉपर प्राइस पर प्रॉपर वेट होना चाहिए और कैश पेमेंट भी इजिली प्रोवाइड होनी चाहिए। इसके साथ साथ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इट मीन्स द फार्मर कैन स्टोर देयर प्रोडक्ट एट द फॉर द सम टाइम। इट मीन्स दीज ऑल्सो इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर। जैसे मान लो फसल को जब काटा जाता है तो उस समय सरप्लस प्रोडक्शन होने के कारण प्राइसेस काफी लो होते हैं, तो किसानों के पास, सभी किसानों के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, तो गवर्नमेंट स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि किसानों की बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज किया जा सके और बाद में जब प्राइसेस बढ़े तो उस समय वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। देन लास्ट है इसमें एमएसपी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। Minimum support price is also determined by the government to give the support to the farmer, यानी किसानों को समर्थन देने के लिए ये मिनिमम प्राइस, these are decided by the government above the equilibrium price। मिनिमम प्राइस का मतलब क्या है कि at the lowest price the farmer cannot sell their product, यानी इससे हायर प्राइसेस पर सेल कर सकते हैं लेकिन इससे लोअर प्राइसेस पर सेल नहीं करेंगे। तो इट मीन्स जब प्रोडक्ट को, यानी जब फसल आती है तो उस समय सरप्लस प्रोडक्शन होता है एंड प्राइस इज वेरी लो, सो द गवर्नमेंट ऑल्सो परचेजेस द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि सरप्लस जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए और मार्केट में भी उसके उचित प्राइस मिल सके। किसानों की अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए, किसानों को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। सो ये थे सारे आपके टेक्निकल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म्स विच आर अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट टू develop the agriculture sector. So that's all for today. For the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.